जय हिंद। आई होप प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और इस प्रिपरेशन के बीच में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन वीडियो देने जा रहा हूं, केस बेस्ड क्वेश्चन। ये वीडियो प्रॉपरली देख लो। केस बेस्ड क्वेश्चन के जितने भी टाइप के सवाल बनने वाले हैं वो सब लेकर आया हूं, प्रैक्टिस करके जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन है तो सीख लेना। हर चैप्टर को कवर करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। एक ही वीडियो में आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सेक्शन स्क्रीन पर है। सेक्शन ई में तुम्हें सवाल मिलेंगे। किस तरीके का मिलेगा, कितने मिलेंगे? 3 सवाल मिलेंगे, 4-4 नंबर के होंगे। 2 सवाल 1-1 नंबर का होगा, 1 सवाल 2 नंबर का होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो स्क्रीन पर सवाल जो है उसको पढ़ते हैं फटाफट। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। दिवाली फेयर है। A game in a booth at a Diwali fair involves using a spinner first. Then if the spinner stops an even number, the player is allowed to pick a marble. यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्पिनर अगर इवन नंबर पर रुकेगा तो हमें मार्बल उठाने दिया जाएगा। द स्पिनर एंड द मार्बल इन द बैग आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर, ठीक है। प्राइजेज आर गिवन व्हेन अ ब्लैक मार्बल इज पिक्ड। श्वेता प्लेज द गेम वन, ठीक है। चलो पहला सवाल पढ़ते हैं। What is the probability that spinner stops on an odd number? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ऑड नंबर पे रुकने की? तो टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? टोटल नंबर नीचे आ जाएगा 6। ऑड नंबर होने की कितनी संभावना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम केवल और केवल 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। तो आप इतना लिख दोगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल पढ़ो। What is the probability that she will be allowed to pick a marble from the bag? यानी उसे कब बैग में से मार्बल निकालने दिया जाएगा? तब निकालने दिया जाएगा जब वो इवन नंबर पर रुकेगा। तो इवन नंबर पर रुकने की संख्या कितनी है? नंबर वो हो जाएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? P of E। तो ये हो जाएगा 5/6, यानी 5/6 प्रोबेबिलिटी है कि उसे मार्बल निकालने दिया जाएगा। समझ में आया? चलिए दूसरा क्या है इसी का और करके। सपोज सी इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज व्हेन इट इज गिवन दैट द बैग कंटेन्स 20 balls आउट ऑफ विच इज 6 आर ब्लैक। तो उसे ब्लैक मिलने पर ही प्राइज मिलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/20। क्लियर है? ये बात समझ में आएगी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 6 और टोटल आउटकम कितना हो गया? 20। तो ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी P of E। अरे भाई सिंपल सी बात है, उसे 6 ब्लैक है, 6 ब्लैक है, 6 ही तो निकालने दिया जाएगा। टोटल बॉल में से 20, क्योंकि उसे अलाउ किया गया है। मान के चलो कि उसका इवेंट पे रुका। इस वाले से अब नहीं मतलब है, केवल बॉल निकालने से मतलब है, ठीक है। चलो तो ये इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/10 आंसर। क्लियर है क्या सभी लोगों को? चलो तीसरा सवाल है। विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड हियर? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर कौन सा आंसर होगा? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज हटा के लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 4 नंबर यहां पर आपको मिल गया है। अगर प्रोबेबिलिटी का इस तरीके का सवाल आ गया तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किस चैप्टर से पूछा गया है। पहले सवाल पढ़ेंगे। A coaching institute of mathematics conducts classes in 2 batches, first and second, and fees for rich and poor children are different, ठीक है भाई। In batch 1 there are 20 poor and 5 rich children, ठीक है। Whereas in batch 2 there are 5 poor and 25 rich children, ठीक है। The total monthly collection of fees from the batch first is 9,000 and second से 26,000 है। Assume that poor child pays X rupees per month and Y रुपीज पर मंथ गिवन बाय रिच चाइल्ड, ठीक है। यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। पहला सवाल पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एबव इन द टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहले तो सब बताओ मुझे किस चैप्टर का है? कहोगे भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से है ये, ठीक है। ये तो समझ में आ गया सबको। अब ध्यान से सुनो, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी घबराओ मत @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर। पहले सुन लो। अब इसके बाद रिप्रेजेंट करना है हमको इस सिचुएशन को। तो बैच 1 के अकॉर्डिंगली, फॉर बैच 1 वी हैव 20x, पुअर चिल्ड्रन को x मानना है, 20x प्लस 5y। ये किसके बराबर होगा? 9,000 रुपए के, ठीक है। 20 चिल्ड्रन ने xx रुपीज दिया और 5 चिल्ड्रन ने yy रुपीज। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 9,000। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर बैच सेकेंड हमारा क्या इक्वेशन होगा? फॉर बैच सेकेंड हमारा इक्वेशन होगा 5x प्लस 25y। क्लियर है क्या? इसका आंसर हो गया, ये हो गया 26,000। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी ये हमारा आंसर किसका हो गया? पहले का। क्लियर है? इतना लिख के आओगे तुम्हें 1 नंबर मिलेगा।
दूसरा सवाल, फाइंड द मंथली पेड बाय ए पुअर चाइल्ड और फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मंथली फीस पेड बाय ए पुअर चाइल्ड एंड द रिच चाइल्ड। अब ध्यान से सुनो, दोनों क्वेश्चन को यूज करके आपको सॉल्व करना है। पहला है आपका 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 9000 और दूसरा है आपका 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 26,000। अब यहां पर हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बन जाएगा, 100x प्लस 25y इज इक्वल टू 45,000। क्लियर है। और सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख देता हूं, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 26,000। अब इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस माइनस, ये वाला कट गया, एलिमिनेट हो गया और यहां बचा 95x इज इक्वल टू, यहां से कितना बचा 19,000। ठीक है, 19 से काटा 5 से काटा ये हो गया, अरे सॉरी 19, ये 1 लाख हो गया, ये हो गया आपका 200। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 200, यानी पुअर चाइल्ड कितना पे करेगा। तो पहले का आंसर हो गया पुअर चाइल्ड पेज ₹200। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि रिच चाइल्ड और पुअर चाइल्ड में पैसे का क्या डिफरेंस है। तो रिच चाइल्ड का मुझे पहले प्राइस निकालना पड़ेगा, कितना पैसा दे रहा है, y की वैल्यू निकालता हूं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9,000 माइनस 20 इंटू एक्स की वैल्यू 200 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करके मैंने निकाला है। तो ये हो गया 9,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाई 5 यानी 5,000 डिवाइडेड बाई 5 यानी 1,000 रुपीज पर हेड आपका रिच चाइल्ड दे रहा है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा आपका 1,000 माइनस 200 यानी ₹800। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सेकंड के और वाले का आंसर। क्लियर है। चलो तीसरा सवाल क्या है, इफ देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच चिल्ड्रेन इन बैच सेकेंड व्हाट इज द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस। तो 10 पुअर और 20 रिच है, तो थर्ड वाले का जो आंसर होगा किस तरीके से होगा, 10 पुअर इंटू 10 इंटू 200 प्लस 20 रिच यानी 20 इंटू 100, तो कितना हो गया 20 इंटू 1000, तो ये हो गया आपका 2000 और ये हो गया आपका 20,000, तो टोटल कितना हो गया ₹22,000। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप केस बेस्ड क्वेश्चन सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आंसर्स को भी एक वर्ड में लिखने की कोशिश करिए ना। तो यहां पर आप लिखेंगे कि फाइनल फीस पेड बाय न्यू बैच, फाइनल फीस पेड बाय बैच टू न्यू स्टूडेंट्स एज पर डेटा ₹22,000। ठीक है भाई, क्लियर है, क्या समझ में आ रही चीजें सभी लोगों को, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th visited India Gate on an education trip. The teacher and student had interested in history as well. The teacher narrated the India Gate official name as Delhi Memorial, originally called All India War Memorial. ठीक है, Sandstone's Arch in New Delhi dedicated to the troops of the British India who died in wars fought between 1914 and 1919. The teacher also said that the India Gate, which is located at the eastern end of the Rajpath, formerly called the King's Way, is about 138 feet यानी 42 मीटर ऊंचा है ये इंडिया गेट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, कहानी के अलावा पहला सवाल, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द, इसे क्या पढ़ते हैं, मोन्यूमेंट्स। ठीक है, मोन्यूमेंट्स पढ़ देता हूं मैं, जो भी पढ़ते हैं। यानी मान लेता हूं कि ये बच्चे और ये इनके टीचर जो है 42 मीटर दूर पर हैं, तो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, किस चैप्टर से है भाई, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हो गया आपका 42 मीटर। क्लियर है, तो यहां पर नेमिंग कर देता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहले का क्या हो जाएगा आंसर, तो हम यहां पर लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 42 और बी सी की वैल्यू कितनी है 42, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 1, यानी tan थीटा किसके बराबर हो गया tan 45 के, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री।
तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा इसका आंसर कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। सेकंड सवाल पर पढ़ते हैं। दे वांट टू सी द टावर एट एन एंगल 60 डिग्री सो दैट दे वांट टू नो दैट द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड एंड हिंस फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, उन्हें कहां खड़ा होना चाहिए ताकि उन्हें 60 डिग्री का एंगल मिल सके। तो ये 60 डिग्री मान लिया मैंने और इसकी हाइट 42 मीटर मान ली। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी डैश। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा भाई, हमें निकालना है सी डैश, बी सी डैश की वैल्यू। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी डैश। ठीक है, tan 60 कितना हो जाएगा 42, सॉरी tan 60 हो जाएगा आपका √3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 42 और बी सी डैश। तो 42 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या 14√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 सॉल्व करने के लिए बी सी डैश। तो बी सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 14√3 मीटर। एक सवाल बच्चों के मन में आता है कि क्या भैया हमें √3 को चेंज करना पड़ेगा। देखो अगर एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है √3 की वैल्यू 1.732, √3 की वैल्यू 1.732 तो आप यूज करोगे। अगर नहीं लिखा है और आपने यहां तक कर दिया है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, और अगर आपको आता है और आपने इसको यूज भी कर लिया तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। इसके और वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री एंड द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कॉस्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर इच। एक दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि एक सूरज है, ये 60 डिग्री का एल्टीट्यूड पे है, यानी यहां से 60 डिग्री के एंगल पर है और ये 20 मीटर का कास्ट कर रहा है। तो बताइए इस टावर की हाइट क्या होगी। तो इसका हो जाएगा आंसर h/20 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू √3, 20√3 मीटर हो गया। ये हो गया आपका और वाले का आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा वाला करते हैं भाई इसका। तो तीसरा क्या है, इफ द एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ इंडिया गेट इज 30 डिग्री एंड द हाइट ऑफ द इंडिया गेट इज 42 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड फुट ऑफ द इंडिया गेट। तो ये फिर से वही सिंपल सवाल है कि अगर मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 30 डिग्री हो गया, ठीक है, यहां पर हो गया 30 डिग्री और ये 42 मीटर है, तो बताइए कि ये लेंथ फुट से और इसके टावर से और यहां तक की दूरी कितनी है, यानी BC डबल डैश की आपको वैल्यू पूछी जा रही है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC डबल डैश। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी भैया 1/√3, AB की वैल्यू 42, BC डबल डैश की वैल्यू निकालनी है तो BC डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी 42√3 मीटर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? इस तरीके से आंसर्स जरूर लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने आंसर कहां निकाला है, मुझे आंसर्स वेरीफाई करना है तो मुझे कहां देखना होगा। ठीक है, क्लियर? चलो 3 सवाल हो गए हमारे डन। चौथे सवाल पर बढ़ते हैं और चौथा सवाल भी आपका किससे है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से देखकर ऐसा लग रहा है। रेडियो टावर्स आर यूज्ड फॉर transmitting a range of communication services including radio and television. The tower will either act as an antenna itself or support one or more antennas on its structure. On a similar concept, a radio station tower was built in 2 stations A and B. Okay, tower is supported by wires from a point O. Okay, distance between the base of the tower and the point O is 36 centimeter. 36 मीटर होना चाहिए, चलो ठीक है। From a point O, the angle of elevation of the top of the section is 30 degree and the angle of elevation of the top of a section A is 45 degree. ठीक है, अब सवाल पर आते हैं। Find the length of the wire from the point O to the top of section B. यहां तक यूज किया गया वायर, यानी OB की लेंथ पूछ रहा है। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 है, ये B है, ये P है और ये O है और ये 36 है। आपसे OB निकालने की पूछ रहा है, हाइपोटेनस। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस OP अपॉन OB। तो 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। OP की वैल्यू कितनी हो गई भाई 36 और OB की वैल्यू हमें निकालनी है। तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 36 दुना 72, 72 और √3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24√3 हो जाएगा, 24√3। सॉल्व करिए।
ठीक है, ये है आपका आंसर, OB की लेंथ मिल गई। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB का डिस्टेंस निकालना है हमें। तो AB का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर तरीके से। चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको सॉल्व। यहां पर फिगर बना देता हूं। सपोज ये आपका P हो गया, ये O हो गया, ये आपका A हो गया, और ये सॉरी ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, सही है। हाँ, ये कह रहा है 36 मीटर है, ये कह रहा है 30 डिग्री है, और ये कह रहा है 45 डिग्री है। सॉल्व करते हैं, अपने को AB चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AP निकालेंगे। AP अपॉन OP इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, यानी AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP यानी 36 इंटू 1 यानी 36 मीटर हो गया AP की वैल्यू। अब हम निकालेंगे BP की वैल्यू, तो BP अपॉन OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 कितना हो जाता है, 1 अपॉन √3। तो BP की वैल्यू हमें निकालनी है, BP, तो OP कितना हो जाएगा 36 अपॉन √3, यानी हम इसे लिख सकते हैं 12 √3 मीटर। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AB। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AP माइनस BP। तो AP कितना है, 36 मीटर है, 36 मीटर में से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 12 √3 मीटर। अब देखो, इसमें जरूरी नहीं कि आपको वैल्यू पुट करनी है, 12 कॉमन ले लिया, 12 √3 कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा आपका √3 बचेगा, √3 माइनस 1, और ये हो गया आपका आंसर। बस, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलो तीसरा सवाल, फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन A फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यानी आपसे तीसरे सवाल में पूछा जा रहा है AP, तो AP तो आपने सॉल्व किया ही था, तो AP इज इक्वल टू 36 मीटर आंसर। बस क्लियर है। आप इसको दोबारा भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि AP हमने ऑलरेडी सॉल्व है, यहां पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। इन अ पूल ऑफ एट एन एक्वेरियम a dolphin jumps out of the water traveling at a 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड दे दिया है। if the height above the water level after t second is given by h is equal to 20t minus 60t square दिया हुआ है। ठीक है, on the basis of the above information answer the following question, what would be the value of h at t is equal to 3/2। ये तो हमें वैल्यू निकालनी है पहला वाला, यानी हमें निकालनी है h of 3/2, वैल्यू पुट करना होता है केवल 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, इसको काट दिया, 2 दहा में 20, 10 3 30 माइनस 2 4 चौका 16, 4 3 12 3 36। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइट निगेटिव आ रही है, 3/2। ठीक है, एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई करने दो, 20 इंटू 3/2 करेंगे माइनस 16t स्क्वायर, तो 3 3 के 9, 2 दूना 4, ठीक है, 4 चौका 16, 10 33। हाइट भले से निगेटिव आ रही है, लेकिन हम मानेंगे कि इसका हाइट पॉजिटिव ही होगा। व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ, देखो वैल्यू पूछ रहा है, ये h नहीं पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, h की वैल्यू पूछ रहा है, तो -6 होगा, h की वैल्यू -6 होगी। एक बार और मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो आपको सेकंड में जीरोज निकालना है, तो ये तो बहुत आसान होता है। तो P ऑफ t आपको दिया गया है 20t माइनस 16t स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, यहां से मैं 4t कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 माइनस 4t। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोज की बात करूं तो 4t इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके जीरोज निकालते हैं। 5 माइनस 4t इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू एक 0 होगा, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इसका मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो, t इज इक्वल टू 0 और 5/4, इसका क्या मतलब हुआ। ये ग्राफ पर x एक्सिस पर ये 0 और 5/4 पर कट कर रहे हैं, यानी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलो ये हो गए आपके आंसर्स, जीरोज निकल गए।
दूसरा, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये आपसे पूछ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा है, यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है भैया 0 सेकंड से लेकर 5/4 सेकंड तक, t इक्वल टू 0 से लेकर t/5/4 तक, तो टाइम इज इक्वल टू है 5/4 सेकंड, और स्पीड आपको दिया गया है, स्पीड आपको दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 20 इंटू 5/4, यानी ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है? बहुत प्यारा ये सवाल था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही नहीं सोच पाते कि टाइम कहां से मिलेगा, स्पीड तो दिया गया है। चलो इसका तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट पी ऑफ टी, तो इसमें से पी ऑफ टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 0 से लेकर 5/4। ये पहली बात तो इसमें ए निगेटिव है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला ना भाई। चलो तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ए की वैल्यू निगेटिव है, ए की वैल्यू निगेटिव है, डी इज क्या है, डी हमारा आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तभी तो हमारे 2 रूट्स आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये होगा आपका ग्राफ। ठीक है, क्लियर है क्या सभी लोगों को? कई सारे बच्चे सोचेंगे कि भैया ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5/4 इसकी मैक्सिमम हाइट दी गई है, यहाँ पर 5/4, बट ये 5/4 यहाँ पर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 अगेन देखते हैं किस चैप्टर से है। विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ए टावर नियर हिज हाउस, ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओहो, ये तो ट्रायंगल चैप्टर का है। चलिए, द हाइट ऑफ द विजय हाउस इज 20 मीटर व्हेन विजय हाउस कास्ट शैडो 20 मीटर। तो विजय का हाउस 20 मीटर का है, और ये विजय हाउस कास्ट 10 मीटर का शैडो। ठीक है, एट द सेम टाइम द टावर कास्ट 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, 50 मीटर ये कास्ट कर रहा है। ठीक है, एंड अजय का घर जो है 20 मीटर कास्ट कर रहा है। ओके, शैडो। सवाल पर आते हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो भाई अगर सेम टाइम पे सूर्य की बात कर रहा है, अगर सेम टाइम पर सूर्य की बात कर रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी सेम होगा, यानी अपने पास 2 ट्रायंगल हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये 20 है, ये 10 है, ये आपका सपोज टावर की हाइट हो गई ए बी, और ये सी, ये पी क्यू और आर, तो ये कितना है 50 है। तो आपको पता है कि एज ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, तो वी कैन राइट पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पी क्यू की वैल्यू 20 पुट कर दिया, ए बी हमें निकालना है, क्यू आर हमें पता है 10, और बी सी हमें पता है कितनी है 50। सॉल्व कर लेते हैं, 10 दूना 20, तो 50 दूना 100, यानी ए बी की हाइट कितनी हो गई 100 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई भाई 100 मीटर। क्लियर है क्या पहला सवाल सभी लोगों को? चलिए दूसरा सवाल, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर व्हेन विजय हाउस कास्ट ए शैडो ऑफ 12 मीटर। अगर विजय का हाउस 12 मीटर कास्ट कर रहा है, देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए, सेकंड वाला, इसका घर है ये, अभी घर की इसकी ऊंचाई 20 मीटर है, और इस समय शैडो बनने लगा 12 मीटर। ठीक है, तो बताइए कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर। तो टावर की लेंथ तो हमें पता चल गई है 100 मीटर, तो टावर कितना शैडो बनाएगा ये हमें पता करना है। तो सेम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 12 अपॉन क्वेश्चन मार्क। तो यहां से आ जाएगा अपना 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 5 दूना 10 20, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए, बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है। क्लियर? चलिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द अजय हाउस। अजय के हाउस का हाइट निकालना है हमें। मैं अजय के हाउस का हाइट यहां निकाल रहा हूं, अजय के। तो इस समय जब पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली 20/10 है, 20/10 है, तो ये x बाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 2 20, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 मीटर। कैसे निकालना है भाई? सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करके, तो ये हो गया 40 मीटर। When the tower cast a shadow of 40 meters, same time what will be the length of the shadow of the अजय हाउस। अगर टावर कह रहा है 40 मीटर कास्ट कर रहा है, यानी टावर हो गया 100 मीटर, 40 मीटर का ये कास्ट कर रहा है। अजय के हाउस की हाइट मुझे पता चल चुकी है 40 मीटर।
अब ये पूछ रहा है कितना लेंथ, कितनी हाइट का होगा या कितना शैडो कास्ट करेगा। सपोज इसको हमने y मान लिया, तो 100/40 इज इक्वल टू 40/y। ठीक है, तो इसको काट देंगे यहां से, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 160/10, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर, सॉरी 16 मीटर। इसका आंसर जाएगा 16 मीटर। क्लियर है क्या सभी लोगों को? 16 मीटर क्लियर है? जस्ट अ सेकंड गाइज। चलिए ठीक है, तो हमारा हो गया छठवां सवाल। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? 8 ball is a game played on a pool table with 15 balls numbered 1 to 15 and a cue ball that is solid and white of the 15 numbered balls। ठीक है, 8 are solid, 8 solid है, एंड नंबर्ड 1 to 8 सॉलिड बॉल जो होंगे एक ही कलर के होंगे, वो 1 से लेकर 8 तक नंबर्ड है, एंड 7 आर स्ट्रिप्ड। ठीक है, स्ट्रिप होता है, जैसे ये बॉल है तो ऐसे स्ट्रिप रहेगा इसमें ऐसे, और सॉलिड वाला पूरा सेम कलर का होगा। ठीक, 8 बॉल पूल खेला होगा तो पता होगा। नंबर 9 to 15 क्लियर है। द 15 नंबर्ड पूल बॉल आर प्लेस्ड इन अ लार्ज बॉल एंड मिक्स्ड दैट 1 बॉल इज ड्रॉन आउट ए रैंडम। ठीक है, एक बॉल निकाला जाएगा, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ये समझ में आ गया, आसान होगा। What is the probability that the drawn ball bears number 8? तो नंबर 8 होने की क्या प्रोबेबिलिटी भाई? एक ही बॉल होगा 8 नंबर का, तो 1/15 हो गया इसका आंसर। टोटल बॉल 15 है, तो 1/15 हो गया। दूसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स एन इवन नंबर? इवन नंबर की बात कर रहा है, तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 बॉल अगर आपके इवन नंबर है तो 7/15 हो गया आंसर। क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3? 3 का मल्टीपल होगा, तो 3, 6, 9, 12, 15, यानी 5/15, यानी 1/3 इसका आंसर होगा। हमेशा आंसर प्रोबेबिलिटी का सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज अ सॉलिड कलर्ड एंड बियर्स एन इवन नंबर? सॉलिड कलर कहां से कहां तक है? 1 से 8 तक, तो इवन नंबर 2, 4, 6, 8, बस, इसके अलावा कोई इवन नंबर नहीं लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4/15। क्लियर है क्या? समझ में आ रही है चीजें सबको बेहतर तरीके से? वेरी गुड। तो ये तीनों सवाल आपके आसान थे प्रोबेबिलिटी की। वेरी गुड। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बोथ द फैमिली डिसाइडेड टू गो टू रानी खेत बाय देयर ओन कार्स। ठीक है, राज कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ x km/h, ठीक है, while अजय कार्स ट्रेवल 5 km/h फास्टर। ठीक है, राज कार्स टुक 4 hours मोर, राज की कार 4 घंटे ज्यादा टाइम लेती है अजय की कार कंप्लीट करने में 400 किलोमीटर, यानी राज का कार 4 घंटे ज्यादा लेगा, अजय का कार 4 घंटे कम लेगा। क्लियर है? यानी अगर अजय 10 घंटे में पहुंचेगा तो राज कितने घंटे में पहुंचेगा भाई? 6 घंटे में। ठीक है, चलो, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार्स इन 2 hours? 2 घंटे में अजय कितना चलेगा? तो अजय की स्पीड क्या है भाई? अजय की स्पीड होगी, देखो, राज की स्पीड कितनी हो गई? राज स्पीड हो गई x km/h, तो अजय की स्पीड कितनी हो गई? अजय की स्पीड हो गई x + 5 km/h। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझिए, अजय के द्वारा 2 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी भाई? टाइम इंटू स्पीड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 × x + 5 km/h, सॉरी x + 5 किलोमीटर। एग्जैक्ट अभी निकालेंगे जब हमारे पास x की वैल्यू होगी, अभी नहीं है, तो इसका आंसर बस यही है और ये सही है। दूसरा, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। अब ध्यान समझिए, अब सारी सिचुएशन को समझिए कि आपके पास डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, तो टाइम टेकन बाई अजय कितना होगा? टाइम टेकन बाई, पहला राज है, राज, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी राज का डिस्टेंस टोटल तो 400 चलना है, स्पीड हो गया x, तो ये हो गया इतना आवर ये लेगा। क्लियर है? टाइम टेकन बाई अजय कितना होगा? टाइम टेकन बाई अजय, टाइम टेकन बाई अजय होगा 400/x + 5 hours। ठीक है, अब सिचुएशन बनाने के लिए आपको एक चीज दी गई है कि राज 4 घंटे ज्यादा लेता है, तो 400/x ये जो टाइम है ये इससे 4 घंटे ज्यादा है, यानी 400/x में से अगर हम 400/x + 5 घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा। क्लियर है? चीजें समझ में आई? बस अब इसको सॉल्व करना है और कोई खेल है नहीं इसमें। तो ये हो जाएगा 100/x - 100/x + 5
इज इक्वल टू 1 और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 100 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1। तो x से x कट गया, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 500 इज इक्वल टू 0, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तब। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 500, ये हो गया आपका आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा यही। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। दूसरा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार। अब यानी x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 को सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो यू विल गेट माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 प्लस 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 25, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, 25 और माइनस 20। तो आंसर क्या होगा, 25 किलोमीटर पर आवर। अगर ये 25 ले रहा है तो अजय कितना लेगा, 25 5 30। अब पूछ रहा है हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। इसका आंसर देखिए, तो टाइम इज इक्वल टू इसका क्या था, 400 बटे एक्स प्लस 5, तो ये हो गया 25 प्लस 5 यानी 400 बाई 30, 0 से 0 काटा यानी 40 बाई 3 आवर। ये हो गया आंसर। इतना भी छोड़ेंगे कोई नंबर नहीं कटेगा, पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, डेसिमल में चेंज करिए नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आवर में है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अगला सवाल। A golf ball is spherical with about 300 to 500 dimples that helps increase its velocity while in a play. Golf balls are traditionally white but available in color also. In the given figure, a golf ball has a diameter 4.2 centimeter. Diameter 4.2 है, ध्यान रखिएगा diameter, तो रेडियस कितना हो गया इसका 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द सरफेस हैज 315 डिंपल्स। 315 डिंपल्स का मतलब समझो, जैसे गेंद है ना उस पर छेद, मतलब कि हेमिस्फेरिकल गड्ढा रहेगा। ठीक है, ये दिख रहा है ऐसा ऐसा पूरे सरफेस पर, इस फिगर में ध्यान से देखिए। क्लियर, आप समझिए 315 डिंपल्स ऑफ रेडियस 2 mm, 2 mm का इसका रेडियस है। ये जो हेमिस्फेरिकल गड्ढा है ना, ये इसका रेडियस है 2 mm, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में काम करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर। चलिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिंपल्स। सरफेस एरिया निकालना है, यानी सरफेस एरिया ऑफ डिंपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 0.2 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और 2 पे पॉइंट लगा दूंगा तो 0.08 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कई सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया क्या पाई की वैल्यू पुट करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। पाई में भी आंसर लिखना गलत नहीं होता है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड राइट द वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो दूसरा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग। टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि कितना सरफेस एरिया सराउंडिंग के साथ किया गया, क्योंकि बाकी तो ये अंदर चला गया, ये वाला एरिया, इस तरीके का पोर्शन। यानी इस सवाल को सॉल्व करने का ध्यान समझिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉल माइनस 315 डिंपल कर्व्ड सरफेस एरिया, यह है सॉल्व करना है इसको। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर यानी 2.1 इंटू 2.1 माइनस 315 इंटू 0.085 है आपका इसका 0.08 पाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए यहां से जो भी आप कर पाए। ये होता है आपका 441 और 441 हो गया ये 441, तो 21 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 1764 17.64 पाई माइनस, इसको सॉल्व करते हैं 8 5 40, 4 कैरी, 8 एकम 8 4 12, 1 कैरी, 8 3 24 1 25, 2520 25.20 है, जोड़ा कर रहे हैं। तीन 315 इंटू 0.08, 8 5 40, 4 8 एकम 8 4 12, 24 1 25,
ये सही था हमारा 2πr²। सेकेंड 2 mm, 2 mm मिली सेंटी डेसीमीटर, 2/10 डाया नहीं ना रेडियस है, ठीक है। ये तो हो गया 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.2 इंटू 0.2 4, 4 2 जा 8, 8 पाई और 0.085, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। एनीथिंग आई हैव डन रॉन्ग? आई डोंट थिंक सो। 315 डिम्पल्स हैं, इसका रेडियस 2 ही mm है, 4.2 सेंटीमीटर है और ये 0.2 है। कैसे इतना गड़बड़ा सकता है? मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? फोर फोर वन 4.41, 4.41 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 एकम 4, 4 का 16, 16 17, 17.64, ये तो ठीक लग रहा है मुझे। 4πr², πr², 8 डेसिमल लगा दिया तो 15 × 8 40, 8 4 12, 24 1 25। जैसे गलत हो रहा है ये तो सवाल है। Find the total surface area exposed to the surrounding. इसमें कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है, अभी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, ठीक है। इसको एक बार मैं दोबारा आके देखूंगा, ठीक है। अभी इसको दोबारा करूंगा तब समझ में आएगा, अभी जब नहीं काम करे तो छोड़ देना चाहिए। चलो, कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है, अगले सवाल बढ़ते हैं। योर फ्रेंड वीर वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस। He can currently run that distance in 51 seconds and with each day of practice it takes him 2 seconds less. बहुत बढ़िया। He wants to do in 31 seconds. वो 31 सेकंड में काम करना चाहता है। पहला कहता है फॉर्म एन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। तो एपी कैसा हो जाएगा? पहले दिन 51 सेकंड, दूसरे दिन 49 सेकंड, तीसरे दिन 47, 45, ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा? 31 सेकंड तक, ठीक है। दूसरा सवाल, What is the minimum number of days he needs to practice till उसका गोल रिसीव हो जाए? यानी 31 तक के लिए n पूछ रहा है, तो 31 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी -2। तो ये हो जाएगा आपका -20 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2 यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, देन n इज इक्वल टू 11 यानी 11 डेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 डेज, ठीक है। चलो, what will be the value of x for which 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are the 3 consecutive terms of an AP? तो इसका पता है आपको, इसको कैसे लगाएंगे? b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 होता है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2x बाई 2 यानी 5x प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 10। मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x प्लस 2, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 3x, देन x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। ये आंसर हो गया। चलिए, तीसरा सवाल क्या है? इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय 2n प्लस 3, अगर an आपको दिया गया है 2n प्लस 3, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। तो कुछ नहीं करना है, a1 निकालेंगे तो a1 हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी 5, a2 निकालेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी 7, a3 निकालेंगे 2 इंटू 3 प्लस 3 यानी आपका 9। तो d इज इक्वल टू क्या होता है? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। ये है आपका कॉमन डिफरेंस। क्लियर है कॉमन डिफरेंस? चलिए, अगला सवाल,
Electricity energy consumption is the form of the energy consumption that uses electric energy. Global electricity consumption continues to increase faster than the world population, leading to an increase in the average amount of electricity consumed per person. ठीक है, a survey is conducted for 56 families of a colony. वो सब चीज उससे हमें अपने कोई मतलब नहीं है. The following tables of the given weekly consumption of electricity of these families. ठीक है, ये फैमिली ए का हो गया, ये फैमिली बी का हो गया. फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डेटा फ्रॉम कॉलोनी ए. तो कॉलोनी ए के लिए मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो. तो किसकी है? इसकी. तो मॉडल क्लास क्या हो गया? मॉडल क्लास तो बहुत आसानी से निकल गया, ये है आपका 20 to 30. चलिए दूसरा सवाल, फाइंड द मीडियन वीकली कंजम्पशन ऑफ कॉलोनी ए. तो मीडियन निकालना है. चलिए मीडियन निकालने के लिए अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? पहले डेटा लिखेंगे. डेटा कैसे कैसे है? 0 से लेकर 60 तक है. 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60. ठीक है, 16 12 18 6 4, 16 12 18 6 4 0 6 4 0. ये हो गई फ्रीक्वेंसी. अब अपने को मीडियन के लिए क्या चाहिए होता है? CF. तो ये हो गया 16, ये हो गया 28, 28 8 8 8 16, 36 10 46, 46 6 52, 52 4 56 और ये 0 है ना. हाँ, तो ये हो गया 56 प्लस 0 56. ठीक है, ये आ गया आपका 56. क्लियर है? अब देखिए, अब क्या निकालना है? मीडियन. तो n/2 पहले निकालते हैं. तो n/2 इक्वल टू कितना हो गया? 28. अब n/2 28 कहाँ लाई करेगा? 28 कहाँ लाई करेगा? 28 लाई करेगा इसमें, 28 में. अब एक कंफ्यूजन हो रहा है ना कि 28 भैया इसमें लाई करेगा या नहीं लाई करेगा? लाई करेगा, नहीं लाई करेगा, लाई करेगा, नहीं लाई करेगा, लाई करेगा. ठीक है, चलो 28 लाई करेगा. तो अगर 28 इसमें लाई करा है तो मीडियन क्लास क्या हो गया हमारा? ये हो गया. क्लियर है क्या सभी लोगों को? एक बार डेटा आप वेरीफाई कर लीजिएगा, डेटा जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा. चलिए एक बार क्रॉस अगर गड़बड़ होगा तो चेक करेंगे. तो मीडियन को हम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? CF. तो CF अपने पास आ गया कितना? CF नहीं, अभी तो पहले अपने को मॉडल मीडियन क्लास चाहिए. तो मीडियन क्लास कितना हो गया? मीडियन क्लास हो गया 10 to 20. तो मीडियन क्लास अगर 10 to 20 हो गया तो इसका लोअर लिमिट 10 हो गया. अब रखते हैं वैल्यू सारी. L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H. एक कंफ्यूजन हो रहा है मुझे भी कि 28 लेंगे या नहीं. एक बार आंसर्स में देखकर बताता हूँ. ठीक है, तो क्योंकि एक्सक्लूडेड होता है बाहर वाला डेटा. L इज इक्वल टू 10 प्लस n/2 यानी 28. इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 लेंगे. 16 बाई इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 12 इंटू H कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा. तो 10 प्लस 16 में से 12 हो गया 12. तो ये हो गया 12/12 इंटू 10. ठीक है, तो ये हो गया 10 प्लस 10 यानी 20 इज द आंसर. एकदम सही आंसर है. क्लियर है? तो यहाँ पर हमें ये 28 इसी में इंक्लूड माना ही जाएगा. इस चीज को ध्यान रखेंगे क्योंकि 16 प्लस 20 28 डेटा यहाँ तक हो चुका है और इसी को डेटा हम लेते हैं यहाँ तक. ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या है? फाइंड द मीन वीकली कंजम्पशन ऑफ कॉलोनी ए. तो अगर हमें इसका मीन निकालना होता तो क्या करना पड़ता? इसका मीन निकालना होता तो भैया हमें इसका निकालना पड़ता XI. इसका हो जाता 5 15 25 35 45 और 55. अब इसको और आसान बनाने के लिए मैं इसको एज्यूम्ड मीन मान लेता. तो ये हो जाता हमारा DI इज इक्वल टू XI माइनस A. तो ये हो जाता आपका -20, ये हो जाता -10, ये हो जाता 0, ये हो जाता 10, ये हो जाता आपका 20 और ये हो जाता है आपका 30. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं. अब हमें क्या चाहिए? FI इंटू DI. तो 16 दूना 32 माइनस 320, 12 कम 12 120. ये तो 0 हो जाएगा. 6 दाम में 60, 4 से 20 किया 80 और 0 से किया तो ये 0. ये कितना आ रहा है? 2 2 4 3 1 4. तो 440 माइनस 440 प्लस 8 6 14 160 140 8 14 140. तो ये कितना हो गया? 40 में से 40 गया 00, 4 में से 1 गया 3. तो ये हो गया -300. फॉर्मूला क्या होगा? x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार. तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? एज्यूम्ड मीन हमारा 25. डी बार कितना हो गया? माइनस समेशन ओवर FI DI अपॉन समेशन ओवर FI यानी
प्लस माइनस 300 डिवाइडेड बाई 56। अब इसको सॉल्व करिए। 25 माइनस 4 से काटा 14, 4 से काटा 4 से 28, 4 5 20, 14 से काटे 14 टाइम 72, 4 से 4 5 20, डी बार सही है और सही होना चाहिए। 14 टाइम 72 और एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, डेटा अगर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 16 दूना 32, 12 कम 12, 0, 6 दाम 60, 4 दूना 8, 8 6 14, 2 2 4, 3 1 4, 40, 40 में 40, 0, 4 में से क्या 300, ठीक है सही तो लग रहा है। 14 × 72, 3 बचा, डेसिमल लगाया, 14 दूना 28, 3.2, तो ये हो जाएगा कितना 21.8 आंसर। एक बार इसका डेटा वेरीफाई कर लेना, अगर डेटा गलत नहीं होगा तो हमने सही किया है। चलिए, फाइंड द मीन वीकली कंजम्पशन ऑफ बी। तो जैसे हमने आपका ए का मीन निकालने की कोशिश की आपका स्टेप डिविएशन मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो सेम मेथड लगा के आप इसको भी निकाल लेंगे, इसमें कोई नई चीज नहीं है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ए सैटेलाइट फ्लाइंग एट हाइट ऑफ एच एज वॉचिंग द टॉप ऑफ द 2 टॉलेस्ट माउंटेन इन द उत्तराखंड एट कर्नाटका एंड कर्नाटका देम बीइंग नंदा देवी हाइट 7816। इसकी हाइट आपको दी गई है 7816, ठीक है। एंड मुल्यानगिरी हाइट 1930, इसकी हाइट दी गई है आपको 1930, ठीक है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ द नंदा देवी एंड मुल्यानगिरी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये आपका टॉप सैटेलाइट से 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। क्लियर, बहुत बढ़िया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ द 2 माउंटेन्स इज 1937, यानी इनके पीक का डिस्टेंस, यानी पीक से डिस्टेंस इनकी कितनी दी गई है 1937 मीटर, ये ठीक है। एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली एबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई 1937/2 मीटर और ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई 1937 मीटर बाई 2, ठीक है, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। इफ ए माइलस्टोन वेरी फार अवे फ्रॉम मेक्स 45 डिग्री एट द टॉप ऑफ द मुल्यानगिरी माउंटेन, सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन। ये पहली कंडीशन की बात कर रहा है कि मुल्यानगिरी आपका 1937 मीटर है, एक कोई माइलस्टोन दूर 45 डिग्री पर खड़ा है, तो ये कितनी दूरी पर खड़ा होगा ये पता लगाना है, एक्स की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1937 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1045, यानी ये हो गया कितना 1, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1937 मीटर, तो ये हो गया 1937 मीटर। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी। नंदा देवी से सैटेलाइट की दूरी कितनी है ये हमें निकालना है, यानी ये डिस्टेंस निकालना है ये, तो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ये एंगल हो जाएगा 30, ये हो गया ए, ये एफ और ये जी। ये हाइट कितनी है भाई, यही हाइट पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस पता है हमें 1937/2 मीटर, तो एफ जी अपॉन ए जी इज इक्वल टू 1030, यानी एफ जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए जी इंटू 1030, 1030 की वैल्यू कितनी है 1/√3, ए जी की वैल्यू कितनी हो गई 1937/2 इंटू 1/√3। एक बार देख लेते हैं क्या ये 3 से कट जाएगा, 7 10 10 9 19 19 20 नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 9 18, 2 6 12 और 2 8 16, 2 5 10 /√3 मीटर। एक बार मैं इसका आंसर देखूं क्या इसको रूट को कन्वर्ट किया गया है 12 में, 118.36 मीटर। नहीं, नंदा देवी से क्या पूछा गया था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द नंदा देवी, डिस्टेंस ऑफ, ओके एक सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द नंदा देवी। डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट में आई थिंक ये पूछा गया है, ये मेरी गलती है, ये पूछा गया है, एफ जी नहीं पूछा गया है, ए एफ पूछा गया है। आंसर कुछ वेरी कर रहा है, एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के बाद पता चला, रियली सॉरी। चलो इसको करते हैं। तो ए एफ यानी हाइपोटेनस कहाँ से मिल रहा है, बेस से, cos 30 से, cos 30 इज इक्वल टू
बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी AG अपॉन AF। तो AG की वैल्यू कितनी है 1937/2 अपॉन AF। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 तो इक्वल टू 1937 अपॉन 2 AF। तो 2 से 2 कट गया तो AF इक्वल टू आ जाएगा आपका 1937/√3 और इसकी वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट आंसर 1.73। ठीक है आंसर, ठीक है मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। चलिए दूसरा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मुल्यांगिरी। अगर हमें सैटेलाइट की डिस्टेंस निकालनी है मुल्यांगिरी से कितनी है तब कैसे निकालेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं उस पर जाता हूं। मुल्यांगिरी का हाइट आपको दिया गया है क्या? मुल्यांगिरी 1930, हाँ ये दिया गया डिस्टेंस। तो ये हो गया 1937 मीटर बाई 2। ये एंगल हो गया कितना 60 डिग्री। और ये ए हो गया, ये बी हो गया, सॉरी ये एफ एच और पी। तो यहां से अपने को क्या चाहिए ये वाला डिस्टेंस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यहां भी लगाएंगे, एच पी अपॉन एफ पी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री यहां लगाएंगे। तो एच पी इज इक्वल टू एफ पी कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, एफ पी इज इक्वल टू हो जाएगा एच पी अपॉन कॉस 60 यानी 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1937/2 इंटू 2 यानी 2 से 2 कट गया 1937 मीटर। दैट इज करेक्ट। ठीक है ये एफ पी की वैल्यू आ गई। क्लियर है क्या सभी लोगों को? वेरी गुड। अब आखिरी सवाल है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड। इस डिस्टेंस को पूछा जा रहा है हमसे। यह डिस्टेंस किस तरीके से निकाला जा सकता है भाई? कोई तरीका अपने पास? हम अगर ये डिस्टेंस निकाल लें ये वाला तो इसको हम 7816 में ऐड कर देंगे। या तो इस डिस्टेंस को निकाल लें या तो इस डिस्टेंस या तो हाँ यही ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो इस वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे AFG को। तीसरे वाले सवाल के लिए बहुत बढ़िया सवाल है ये। तीसरे वाले सवाल के लिए AFG को यूज करेंगे और डाटा लिखेंगे AFG ये 60 डिग्री हो गया, ये 1937/2 मीटर है। तो FG अपॉन FG परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1937/2 इज इक्वल टू tan 30 यानी √3 यानी FG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1937 √3/2 मीटर। और हमें इसको किस में ऐड करना होगा इसमें 7816 में। तो AD प्लस FG इज इक्वल टू 7816 प्लस 1937 √3/2 मीटर। आप √3 की वैल्यू 1.73 पुट कर इसको सॉल्व करेंगे, लंबा आंसर आएगा। क्लियर है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है सही है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ऑन अ संडे योर पेरेंट्स टुक यू टू अ फेयर. You could see lots of toys displayed and wanted them to buy a Rubik cube and strawberry ice cream for you. Observe the figure and answer the following question. What will be the length of the diagonal of each edge measuring 6 cm? तो diagonal का फॉर्मूला क्या होता है? Diagonal इक्वल टू होता है √3a √3 इंटू 6 यानी 6 √3 सेंटीमीटर हो गया डायगोनल का आंसर। बहुत आसान है। सेकंड देखते हैं What will be the volume of solid figure if the length of the edge is 7 centimeter cube? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू जाएगा 7 की पावर 3 343 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है इसको और वाला करते हैं। What is the curved surface area of hemisphere if the base radius is 7 सेंटीमीटर? तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका पूछ रहा है। अगर बेस रेडियस 7 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 काट दिया 14 दूनी 28 2 28 28 2 30 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। What will be the slant height of the cone if the radius is 7 cm and height is 24 cm? Slant height का फॉर्मूला h इक्वल टू √h² प्लस r²। ये हो गया √h² यानी 24 का स्क्वायर प्लस r² यानी 7 का स्क्वायर यानी 576 प्लस 49। ये हो गया √625
इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या सभी लोगों को? 13वां सवाल, वेरी गुड। 14 सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, अ फेरीज व्हील or a big wheel in United Kingdom is an amusement ride consisting of a rotating upright wheel with multiple passenger carrying components ठीक attached to the rim in such a way that as the wheel turns they are kept upright usually by gravity. After taking a ride in Ferris wheel, Aarti came out from the crowd and was observing her friend who were enjoying the ride. She was curious about the different angles and measures the wheel of the form. She forms the figure as a shown in figure. यहाँ पे उसने फिगर बना दिया. Find RSQ. RSQ निकालना है, ये एंगल निकालना है. कैसे निकालेंगे? देखो तुम्हें पता है कि ROQ कितना होगा? एंगल ROQ होगा भैया 180 माइनस 30 यानी 150, और ये इसका हाफ होता है. एंगल RSQ इज इक्वल टू होता है हाफ ROQ यानी हाफ इंटू 150 यानी 75 डिग्री. आंसर हो गया. ठीक है, पहला हो गया. इन द गिवन फिगर ROQ, तो ROQ हमने निकाला ही है, ये हो गया कितना 150. RQP ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा. देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, ये दोनों बराबर होंगे. RQP RQO एंगल RQO प्लस एंगल ORQ प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180. हमारे पास क्या है, ये है 150 और ये दोनों बराबर होंगे, तो 2RQO इज इक्वल प्लस 150 इज इक्वल टू 180. देन 2RQO इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन RQO इज इक्वल टू 15 डिग्री. क्लियर है क्या? तो ये 15 है, ये टोटल 90 है, तो RQP इज इक्वल टू 19 माइनस 15 यानी 75 डिग्री. क्लियर? आसान है. फाइंड ORP. तो ORP कितना हो जाएगा? ORP हो जाएगा 90 डिग्री. ये तो परपेंडिकुलर ही होता है टेंजेंट रेडियस के. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 ऑन स्क्रीन. ये भी देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का हम बहुत सवाल कर लिए हैं, इसको आपको सेल्फ सॉल्व करना है, ये होमवर्क है. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हम ढेर सारे सवाल सॉल्व कर चुके हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका कोऑर्डिनेट का है, क्योंकि कोऑर्डिनेट का एक भी नहीं था तो इसलिए कोऑर्डिनेट यहाँ इंक्लूडेड है. Read the following text and answer the question that follows. Ronit is the captain of his school football team. He had decided to use 4-4-2-1 formation in the next match. The figure below shows the 4-4-2-1 formation on a coordinate grid. What is the distance between the two center forward position in the Ronit plan? टू सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन की डिस्टेंस कितनी होगी? तो सेंटर फॉरवर्ड यहाँ है और यहाँ है, तो अगर ये डेटा सही है तो इसका लोकेशन क्या है? देखो ये है आपका -3,8 पर, और ये है आपका, अब देखो डेटा पता नहीं सही है कि नहीं सही है, -2,8 पर. अगर ये -2,8 पर है तो ये डिस्टेंस 5 हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी. मेंशन टू पोजीशन विच आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एनी एक्सिस. आपको क्या करना है, दो ऐसे पोजीशंस को मार्क करना है जो विच आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एनी एक्सिस. अच्छा, तो आप क्या करिए ना, ये डिस्टेंस निकालिए, ये वाली डिस्टेंस इस वाले पॉइंट की और इस वाले पॉइंट की एक्सिस से. तो ये दोनों साइड मिडफील्डर और फुल बैक, इसको आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर निकालो. ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है क्योंकि आपको हर चीज प्रैक्टिस करना है. A ball hit from the left full back position travels uninterrupted to the right center forward. कहां से? लेफ्ट फुल बैक पोजीशन, फुल बैक पोजीशन ये हो गया, लेफ्ट फुल बैक पोजीशन ये हो गया, एंड राइट सेंटर फॉरवर्ड, राइट सेंटर फॉरवर्ड, राइट सेंटर फॉरवर्ड मानी यानी ये. अब इसका क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? तो मिनिमम स्ट्रेट वाला होगा, तो ये हो जाएगा आपका -6, -5 से लेकर -2,8, ये डिस्टेंस निकाल लेना है. अंडर रूट -2 + 6 का होल स्क्वायर और -5 - 8 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द गोलकीपर इन द एबव ग्राफ. गोलकीपर का पोजीशन निकालना है, तो ये है गोलकीपर,
-9, 0, ठीक है, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एनी ऑर्गेनाइजेशन विद दिस स्टेट दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रॉफिट, द प्राइमरीली प्रॉपर पर्पज ऑफ विच इज टू एजुकेट एंड डेवलप द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल थ्रू द इंस्ट्रक्शन बाय मीन्स ऑपरेटिंग और कंट्रीब्यूटिंग टू द सपोर्ट ऑफ ए स्कूल, अकेडमी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन where the participant will be educator of different subject. The number of participants in the Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. In each room the same number of participants are to be seated, same number participant बैठेंगे, all of them being in the same subject, hence maximum number। तो यार देखो, जब maximum number पूछा जाता है तो हमें किस चीज का कॉन्सेप्ट याद आता है, HCF, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 60, 84 और 108 का HCF निकालने की कोशिश करेंगे। इसे तोड़ेंगे हम लोग, तो 60 को तोड़ते हैं तो ऐसे साइड में कर लेंगे, 2, 15 चौका 60, 3 5 15, 5 1 1, तो ये हो गया 2 दूना 4 होता है, 30 होता है। 2 का स्क्वायर 3 × 5 और ये हो जाएगा आपका आई थिंक 2 के पावर 2, 4 12 7 84 और ये हो गया 12 9 108 2 to the power 2 2 to the power 3, 3 3 27, 27 चौका 108, सही है, ठीक है। ये हो गया फैक्टराइजेशन। HCF निकालते हैं, तो HCF में कॉमन प्राइम नंबर 2 और 3 है, मैक्सिमम पावर नहीं मिनिमम पावर लेते हैं, तो 2 के पावर 2 और मिनिमम 1, 2 दूना 4 12। तो एक क्लास में एक सेक्शन में कितने मैक्सिमम बैठे जा सकते हैं, 12, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक में कितने बैठेंगे, 12। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट कैसे डिपेंड करेगा, 60 और 84 और 108, हर में 12 12 सबके हैं, तो इसके लिए 5 रूम की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए 12 यानी 7 रूम की, और इसके लिए 12 यानी 9 रूम की, तो 9 5 14 7 21। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2 3 7 ले लेंगे पूरा, 2 × 3 × 7 और पावर मैक्सिमम 2 3 और 5 भी है, पावर हो गया आपका 2 और 3, 2 के पावर 2 3 के पावर 3, 2 दूना 4 3 3 9 27, 7 × 5 7 5 35 140, 27 × 140, 14 7 98, 9 करे 14 28 28 9 27 37, 3780 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई, क्लियर। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, तो HCF और LCM का प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे कैसे, 3780 इंटू 12, 12 × 96, 9 कैरी, 12 से 84 84 9 4 13, 93 9 कैरी, 12 36 36 9 45 45 360, ऑप्शन नंबर डी। 108 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम एज, 108 को कैसे एक्सप्रेस किया हमने, 2 के पावर 2 3 के पावर 3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या सभी लोगों को। चलो एक और सवाल हमारा, ए प्लॉट ऑफ ग्राउंड यूजुअली नियर ए हाउस वेयर फ्लावर्स, हर्ब्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हर्ब्स आर कल्टिवेटेड, इन द वर्ड्स अ पीस ऑफ ग्राउंड और द अदर स्पेसेस कॉमनली विथ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ट्रीज एटसेट्रा, यूज्ड अ पार्क और अदर पब्लिक recreation area, a public garden, a fertile and delightful spot or region. A garden consists of 135 roses, ठीक है, planted in a certain number of columns. There are another set of 225 marigold plants which are to be planted in the certain number of columns. What is the maximum number of column, तो maximum number पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, HCF 135 और 225 का HCF, तो ये होता है आपका 3 चौका 12 3 5 15 3 15 3 5, 3 to the power 3 into 5 और ये 225, 3 7 जा 5 3 25 5 5 यानी 3 to the power 2 into 5 to the power 2, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 3 to the power 2 into 5 to the power 1 यानी 45 HCF हो जाएगा, तो HCF कितना हो जाएगा 45। क्लियर है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट, ऐड कर दीजिए 135 और 225 को 360। फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन बी प्लांटेड, तो हमारा मैक्सिमम नंबर कितना है 45, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो 3
इंटू 3 इंटू 5, यानी 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, तो 2 + 1। अच्छा सवाल है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रो इन विच दे कैन बी प्लांटेड? टोटल नंबर ऑफ रो की बात करेंगे तो रो निकालेंगे कैसे? 45 से डिवाइड करेंगे 135 को, 135/45 और 225/45, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो 5 3 8। सी, फाइंड द नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो 360 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 180, 2 90, 3 30, 2 15, 3 5, 5 1, तो 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1, 3 2 5 1 6। ठीक है, क्लियर? तो यहां तक हमारा सारा सवाल लग गया, सब टाइप का सवाल लग गया। एक सवाल आपको होमवर्क मिला है, ये 15 वाला, मेक श्योर होमवर्क करके आंसर कमेंट करिएगा। एक और जो हमने गड़बड़ किया था, एक बार और क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो हमने गड़बड़ किया था ये वाला इरेज करता हूं मैं, दोबारा लगाना शुरू करता हूं। एक गोल पॉलीहेड्रन, ठीक है, 2 mm का रेडियस है इसका, तो अगर 2 mm इसका किसी चीज का रेडियस है, अच्छा, अब समझ में आया मैं क्या गलती कर रहा हूं। यहां पर मैं सरफेस एरिया को माइनस कर रहा था, जबकि मुझे केवल सर्कुलर रीजन के एरिया को माइनस करना था। दैट इज द इशू। तो ये तो हमने निकाल लिया था 0.08 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर बेसिकली ना, अब दिमाग में आया, 4 पाई r स्क्वायर में से पाई r1 स्क्वायर को माइनस करना है केवल, इंटू 315, जो हम यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर कर रहे थे। देखो 4 इंटू पाई यानी r स्क्वायर यानी 2.1 इंटू 2.1 माइनस 315 इंटू पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, चल, तो ये हो जाएगा 4.41 इंटू 4 पाई माइनस ये हो जाएगा 0.4, 4 5 20, 2 कैरी, 4 एकम 4, 4 2 6, चाहते 12, 12 2 14, 14.60 पाई। और ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, चाचों का 16, 1 17, नहीं चाचों का 16, चाचों का 16 1 17, 17.64 पाई माइनस 14.60 पाई। अब शायद सही आ सकता है, यह आ जाएगा 0.4 पाई और ये हो जाएगा 3.04 पाई आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि ये केवल ये वाला सरफेस हमें चाहिए। जैसे ये सामने अगर दिख रहा है तो ये वाला पोर्शन गायब हुआ है, तो केवल सर्कुलर रीजन, जैसे ऐसा है तो ये हमें लेना है और ये नहीं लेना है, तो इसको माइनस हमें सर्कुलर रीजन को करना था। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम के लिए आपको करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस 315 इंटू वॉल्यूम ऑफ, यहां पर हम वो करेंगे जो डिम्पल्स है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू 2.1 का होल क्यूब माइनस 315 इंटू 2/3 पाई इंटू 0.2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तीसरा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डग आउट टू मेक 1 डिम्पल। तो यानी आपसे बस यही पूछ रहा है कि कितना मटेरियल लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ 1 डिम्पल पूछ रहा है आपसे। ये हो जाएगा 2/3 पाई 0.2 का होल क्यूब। ठीक है, तो वो गड़बड़ हो रहा था हमसे, तो कोई दिक्कत नहीं, वो समझ में आ गया कि हमने क्या गड़बड़ी की थी। क्लियर है? डन? अब कोई गड़बड़ी होगी तो आप बताइएगा कमेंट में। डन भाई, चीजें यहां तक। तो हमने कोशिश की यार कि 1 घंटे में, 1 घंटे 10 मिनट में, ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं की। सारे टाइप के केस बेस्ड क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो इनको प्रैक्टिस कर लेना। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और जो भी लाइव सेशन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ डेली 10 बजे सुबह, उसको जरूर ज्वाइन करो। नहीं ज्वाइन की हो अभी तक, एक बार चेक कर लो। ठीक है, और जो आखिरी दिन 4 बजे शाम को कराऊंगा उसे भी देख लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।